मिलेगी, कैसे मिलेगी, लड़के मिलेगी, कैसे मिलेगी, लड़के मिलेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, शांति बनाए रखें, ये आपका आंदोलन है। अगर थोड़ा सा भी जरा सा भी विफल हुआ। दोस्तों नमस्कार। आज की जो चर्चा है वो यूजीसी को लेकर के है। दिल्ली में यूजीसी को लेकर के आंदोलन कल जबरदस्त तरीके से हुआ। पूरे देश भर से लोग यूजीसी के विरोध करने के लिए दिल्ली में जमा हुए जंतर मंतर पर। हालांकि कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए, लेकिन आज भी इसका विरोध जारी है। डिमांड यह है कि यूजीसी को रोल बैक किया जाए। एक तरफ तो यूजीसी है, दूसरी तरफ जो ब्राह्मणों का मुद्दा है वो भी बड़ा गर्म है। शंकराचार्य इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं और शंकराचार्य काशी से चल करके अब लखनऊ पहुंच गए हैं। लखनऊ पहुंच करके वो क्या करने वाले हैं, इन सारे मुद्दों पर और यूजीसी का कितना इंपैक्ट पड़ेगा 2027 के चुनाव तक अगर यही स्थिति रहती है, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे दो सबसे वरिष्ठ पत्रकारों से। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे दाहिनी तरफ हैं, जो एडिटर रहे हैं पीटीआई में, और सुरेंद्र दुबे जी हैं जो यूएनआई में एडिटर रहे हैं। मतलब देश की दो सबसे बड़ी एजेंसी जो न्यूज अखबारों को देती है, उसके ये दोनों हेड रहे हैं। तो आज इन्होंने पॉलिटिक्स को बड़े नजदीक से देखा है, समझा है, जाना है। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूजीसी क्या सरकार दबाव में आकर के रोल बैक लेगी, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इलेक्शन को लेकर के। प्रमोद जी आपका स्वागत है और सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले प्रमोद जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो यूजीसी है, पहले हिंदू मुसलमान की बात हो रही थी, अब बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, और यूनिवर्सिटीज में इस तरह के कानून को लाने की क्या जरूरत थी? देखिए 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो हालांकि उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से जहां हम हैं, अगर आप देखें तो यहाँ की राजनीतिक अंकगणित पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों के आधार पर चलती है, आज भी चल रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो भी कांग्रेस के समय में ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का समीकरण था। उसके बाद फिर ये क्षेत्रीय दलों का जो प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने छोटे छोटे पॉकेट्स में अगर आप देखें तो वहाँ उन्होंने जातिगत समीकरणों के आधार पर उसमें समाजवादी पार्टी उभर कर आई, उसमें बसपा उभर के आई, और अगर अब देखें तो उसमें कहीं सुहेल पार्टी है तो कहीं निषाद की पार्टी है। तो ये जो खिचड़ी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, ये जातिगत, ये वस्तुतः स्थिति ये है कि अब राजनीतिक दलों का जन सरोकारों से कोई वास्ता नहीं रह गया है। अब केवल जाति रह गई है। नहीं, जातिगत खाली नहीं रह गई है। अब केवल उनको सत्ता कैसे हम हासिल कर सकते हैं, किन कारणों से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इस पर फोकस है। आप देख लीजिए, उसके बाद अगर आप देखें तो वो मंडल आ गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको कन्वर्ट करके कमंडल में कन्वर्ट कर दिया। तो वो ये सब सत्ता के समीकरण हैं, अगर आप देखें देवकी जी। उसके बाद फिर अगर आप देखें, ये लंबा इसका इतिहास अगर आप समझना चाहें तो आप देख लें, तो उसके बाद जो है वो मुलायम सिंह के और इनके उनको जातिगत समीकरणों को बिगाड़ने के लिए उन्होंने कमंडल ला के खड़ा कर दिया। और जितने भी थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो उसमें कहीं ना कहीं हिंदू और कमंडल ला के उन्होंने मंदिर के मुद्दे को उठा के वहां उनको समीकरण बनाया। लेकिन यहां तो जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आई, वही जाति का मुद्दा भी लेके आ रही है। मैं वही बात का, मैं उसी पर आ रहा था देवकी जी। तो ये जो समीकरण है, अब वो धीरे धीरे जब ये देखा कि अब पीडीए बना दिया, समाजवादी पार्टी ने पीडीए को खड़ा कर दिया, और अगर 24 के इलेक्शंस को देखें तो उस पीडीए का कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में एक ठीक ठाक इम्पैक्ट नजर आया।
हाँ 27 के चुनाव में। 27 के चुनाव में। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जो 80 सीटों की बात कर रही थी वो 3 डिजिट में आके सिमट गई और अखिलेश डबल डिजिट में डबल डिजिट में आकर सिमट गई। और समाजवादी पार्टी जिसकी अनदेखी की जा रही थी, पीडीए ने उसको समाजवादी पार्टी को कहा, तो वो समीकरण फिर बदले, 37 सीटें जीती। उसके बाद बदले तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेके बहुत चिंतित हो गई कि ये तो सारे हमारे समीकरण जो हैं ये बिगड़े जा रहे हैं। जो हिंदुत्व का था और हिंदुत्व का भी जो लेके आया, वास्तविकता ये है कि विपक्षी दलों ने जिस ढंग की इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की, उसको उन्होंने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया और उसने हिंदुत्व को जो 80% लगभग मान लीजिए कि है, उसको उन्होंने ये हिट करने की कोशिश करी कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पे जिसको व्यापक, जिसमें दलित भी आ गया, पिछड़ा भी आ गया, अति पिछड़ा भी आ गया, ब्राह्मण भी आ गया, क्षत्रिय भी आ गया, सारे लोगों को उन्होंने हिंदुत्व की छतरी के नीचे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन जब ये पीडीए बना और पीडीए में जब अखिलेश ने ये संदेश देने की भी कोशिश की कि नहीं इसमें अगले भी हैं, हालांकि उसमें लेके लोग आलोचना करते हैं, लेकिन अगले को भी अखिलेश ने कहा है कि अगले भी हमारे साथ हैं, हम उनको लेके चलेंगे, का मतलब अगला भी है, तो वो लेके चले। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बना और उसने तब ये यूजीसी का एक नया उसने फंदा डालने की कोशिश करी और ये करा कि अब हम इनको लेके आए। लेकिन ये मालूम नहीं था, चले थे हरभजन को होटल लगे कपास। अगर मैं ये कहूं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय इससे बड़ा सरदर्द कोई नहीं हो सकता। ये छोड़ दीजिए, मतलब पहले तो ब्राह्मणों ने की नाराजगी हुई, लेकिन इसको सबसे ज्यादा अगर हवा दी उत्तर प्रदेश में तो आप गोंडा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने जो ब्राह्मणों ने एक बैठक की, जो भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन किया, उसका उन्होंने समर्थन किया कि ये लोग बैठते हैं, बात करते हैं, इसमें क्या आपत्ति है, सभी लोग करते हैं, क्षत्रिय इससे पहले कर चुके हैं, बाकी राजभर करते हैं, ये करते हैं, तो अगर ब्राह्मणों ने कर लिया उसके लिए क्यों हल्ला मचा रहा है। तो ये एक संदेश दे के उन्होंने बड़ी, मैं समझता हूं कि मतलब सिंह साहब ने, क्या नाम, ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने बड़ी दूरदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो ताबूत में एक कील ठोकने का जो शुरुआत करी, वो वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद जब ये आया तो वो फिर मुखरता से बाहर आ गए और उन्होंने ये बात कही कि नहीं साहब इसमें क्या, सब लोग साथ आए, और उन्होंने यहाँ एक माहौल बनाया और उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। व्हाट्सएप आप उठा के देख लीजिए, भरे पड़े हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया पूरी तरीके से हटा पड़ा है। मैं सुरेंद्र जी आपसे ये समझना चाहता हूँ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से स्टे कर दिया यूजीसी को लेकिन उसके बाद भी कल दिल्ली में पूरे देश भर के जो सवर्णों के संगठन हैं, सवर्ण मोर्चा है, इस तरह के करणी सेना है और कई संगठनों के लोग वहां पर जमा होते हैं और जमा होकर के कहते हैं कि सरकार इसको रोल बैक ले। तो क्या सरकार रोल बैक लेगी? देखिए, पहले तो देवके जी ये देखिए कि यूजीसी जो लाई सरकार, उसको ये था कि बैकवर्ड्स का वोट हमारी तरफ आकर्षित होगा, वो पीडीए की काट के रूप में उसने उसका उपयोग किया। लेकिन हुआ ये कि उसी एक घटना ने वो ब्राह्मण जो सोया हुआ था वो अचानक जाग गया। हालांकि ब्राह्मण कभी सोता नहीं है, ऊँगता रहता, लोगों को ऐसा लगता है कि सो रहा है, लेकिन ऊँग रहा है, ऊँगते में भी कुछ ना कुछ चिंतन करता रहता है। तो चिंतन कर रहा था कि भाई ये तो बीजेपी वाले तो समझते हैं हम इनके खरीद गुलाम है और समाजवादी पार्टी कही रही पीडीए, तो अगले बाद में कह दिया, वरना तो अल्पसंख्यक ही उनका मतलब है, अल्पसंख्यक ही मतलब, भाई अर्थ कोई भी लगा लो, आज से आवारा कर लो, अगले क्या हुआ था तो हमने आवारा लोगों को भी रख लिया। तो वो आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी फायदा लेना चाहती थी कि हम पीडीए की काट के रूप में इस यूजीसी से बैकवर्ड इन सबको इनका हमारे प्रति रुझान हो जाएगा, वो बैकवर्ड आए नहीं आए पता नहीं, ब्राह्मण कूद पड़े, ब्राह्मण क्षत्रिय सब कूद पड़े। सब वो क्षत्रिय भी इसलिए कूद पड़े कि सवर्ण के साथ, अगर ब्राह्मण के उसमें आड़ में, वरना नहीं कूदते, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मण कूदे। और आपने अभी कहा कि सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है और हर आदमी बता रहा है कि ब्राह्मण को आप कम ना समझें। और हमारे बाबा जो है क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी,
वो कहते हैं हम ठाकुर कला किसी कुछ समझते नहीं, कहने के लोग कुछ भी करें, लेकिन ठाकुरों का राज है, इसमें आप देखिए जानते हैं, उसमें आप इनकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण कहने के लिए बीजेपी के साथ है, क्योंकि जब सपा भी उसको नहीं पूछ रहा है, कांग्रेस का यहाँ कुछ होना नहीं है, तो क्या करे बेचारा, वही रजा। तो ब्राह्मण को एक मौका मिल गया कि हम भी रंगमंच पर रामलीला में शामिल होंगे। अभी उसको मालूम है कि इससे बहुत कुछ नहीं बात बनेगी, लेकिन जो आप उसको इग्नोर किए हुए थे वो मंच पर उतर गया। मंच पर उतर आया कि नहीं, हमारी भी कबड्डी देखो कि हम पुराने कबड्डीबाज हैं। ये है तो पुरानी कबड्डीबाज तो है, वो उतर तो गया मंच पर, लेकिन मंच पर जब वो उतरा तो उसकी जो लीला है वो देखने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि क्या पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ है। देखिए, लीला में दूसरी रामलीला शुरू हो गई। अच्छा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, हाँ, वो जो बेसिक गलती सरकार ने की कि शंकराचार्य को जाने नहीं दिया नहाने, और उससे ज्यादा जो उनके बटकों की चोटी पकड़ पकड़ के प्रताड़ित किया गया और जिस ढंग से अपमानित किया गया, और फिर एक लफंगे किस्म के फलाने कौन राजेंद्र क्या है ब्रह्मचारी, उनसे एक मुकदमा आशुतोष ब्रह्मचारी से मुकदमा दाखिल करा दिया गया। अब आप देखिए क्या कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य सबसे ऊंची पदवी है। हाँ, इससे बड़ी धर्म में तो कोई उससे बड़ी कोई है नहीं। ये बाकी सब जो बने हुए हैं अपने को देखिए, उसमें बाकायदा है, उनको धर्म की रक्षा के लिए 4 दिशा में 4 पीठ बनाए गए। उसके बाद महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर है, अखाड़े हैं, पूरी एक श्रृंखला है। एक तो जगत गुरु भी है। हाँ, वो जगत गुरु सब ऐसा ही है, उसी श्रृंखला में नहीं वो नीचे आए, वो बाकी वो सब महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, फिर अखाड़े। जगत गुरु नाम की उसमें कोई बहुत व्यवस्था नहीं है। लेकिन उन्होंने शंकराचार्य को लेकर के कहा कि हम तो जगत गुरु हैं, वो तो जगत गुरु भी नहीं है। भाई कोई जगत गुरु, कोई परीक्षा तो होती नहीं कहीं, अगर कोई एग्जाम होता हो। देपी जिसमें एक चीज क्या, अगर आप देखें कि मंदिर आंदोलन के बाद ऐसे जगत गुरु भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए। वही मैं कह रहा हूं, वो उन्होंने खड़े कर दिए। अब पता लगे कि हमने गेरुआ वस्त्र पहना, बोले जगत गुरु चले आ रहे हैं। आया तो वो ये जो गेरुआ वस्त्र पहना के जो हिंदुत्व का ताना वाना था, अब उनके पास शंकराचार्यों से तो ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो ढोल भजन कीर्तनी मंडल करें किसी भी राजनीतिक दल का। वो तो मैंने देखा कि जितनी भी सरकारें हैं, असली क्या बात समझिए, शंकराचार्य की पदवी तो पहुंचने का एक प्रोसेस है, महामंडलेश्वर बनने का एक प्रोसेस है, लेकिन जगत गुरु का कोई प्रोसेस, मंडलेश्वर बनने का प्रोसेस, अखाड़ों को एक प्रोसेस है कि कैसे गद्दी दूसरे को मिलेगी और उसके लिए क्या क्या उसको तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद ठीक कह रहे हैं कि उनको लगा कि भाई इस देश में कौन पूछ रहा है, सबको बना दो। तो अब हर आदमी कोई कहता है, एक आपको याद प्रमोद कृष्णन साहब है, हाँ, तो कांग्रेस का नेता था। हाँ, कांग्रेस का नेता था, और उसका कुल मिला के ये है कि वो उसने एक जमीन हथियार रखी, उसके सो कार्ड बनने वाले मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने कर दिया। उसने अपना कल्की धाम भी एक पूरी कल्पना है। मैं कम से कम 25 साल से सुन रहा हूँ कि कल्की धाम बनने आने वाला है, भगवान प्रकट हो गए हैं। कोई कहता वो यादव के रूप में प्रकट हो गए, कोई कहता ब्राह्मण के, मुझे आज तक दिखाई नहीं पड़े कोई कल्की वाले कहाँ है। कुछ पुस्तकों में उल्लेख मिलता है, इस बात का उल्लेख है कि कल्की अवतार के रूप में भगवान अवतार लेंगे। वो इस बात से भी सपोर्ट है। हमारे तो कहा ही रहा था कि यदा यदा धर्मस्य ग्रामीण बहुत बात थे, जब जब जरूरत होगी तब हम आएंगे। अभी जरूरत तो लग नहीं रही है। तो अभी तो ऐसे ऑलरेडी थे तमाम देवी देवता सब 33,000 30,000 पूरा देश भर में हंगामा मचाए, वो कौन जरूरत है भगवान के आने की। तो इस तरह के जो जगत गुरु, एक वो है रामभद्राचार्य, जिनका तुलसी पीठ, बस तुलसी पीठ कौन सी है, कहीं उसका उल्लेख नहीं है। तो कोई भी अपने आश्रम का नाम तो पीठ रख ही सकता है। अरे आश्रम का नाम तो हम अपने डालीबाग जहाँ रहते हैं डालीबाग पीठ एक शुरू कर दे तो कर रख सकते हैं। आपको मनाही थोड़ा तो उसी तरह मनाही नहीं है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होगा। पीठ का मतलब है सीट ऑफ रिलीजियस पावर, उसके लिए नियम कानून है कि कौन बनेगा। ऐसा नहीं कि हर नदी को बहा करके आप कहेंगे गंगा नदी है ना, वो गंगा नदी जो आ रही है, जो उसकी गंगा हिमालय से निकली
उत्तराखंड से आती है, उसकी एक व्याख्या है। उसी को गंगा मान सकते हैं, दूसरे को गंगा नहीं मान सकते। इस लखनऊ में गोमती है, अब वही गोमती मानी जाएगी। कोई नया नाला निकाल करके उसको कोई गोमती नहीं मान सकता। प्रमोद जी, हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर यूजीसी लागू कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ भी नहीं बयान दिया जा रहा है। मतलब सरकार डिलेमा में है कि हमको वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो आकलन कर रही है क्या कि इसका इंपैक्ट कितना जमीन पर उतरेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ बनी हुई है। उसके पल्ले नहीं पड़ रहा है कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। अब एक कदम तो आगे बढ़ा दिया है और उसके इम्पैक्ट दिखने लगे हैं। उसमें छत्री भी शामिल हो गए हैं, उसमें कायस्थ समाज भी शामिल हो गया है और ब्राह्मण तो है ही है। पहली बार व्यवसायी बनिया समाज भी शामिल हुआ। बड़ी वो सवाल ये है कि जिस ढंग से पिछले 3-3.5 दशकों से जिस ढंग से ओबीसी और दलित की राजनीति हुई है, उसने सवर्णों को, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो और चाहे वैश्य समाज के लोग हों, उनको उन्होंने नीचा दिखाने का एक घोषित या अघोषित कोशिश हुई है। और ना भी कोशिश हुई हो तो इन लोगों ने ये महसूस किया है। और दूसरे, इन लोगों को जो एक महत्व था, इन लोगों का जो अपनी योग्यता थी, उसको दरकिनार के करके वोटों के समीकरण सत्ता को हासिल करने के लिए वो पदों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो वो भी एक नाराजगी का कारण रहा। उसको अघोषित कह सकते हैं आप, लेकिन एक नाराजगी का कारण रहा। ये जो राजनीतिक दलों ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो आपने सवाल बड़ा मौजूद किया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अब क्या सोच रही है, क्या करेगी और या क्या करेगी। अब उसके सामने अगर वो पीछे हटती है तो वो तलवार की धार पर खड़ी है। इधर खंदक है, इधर खाई है। अब वो ये तय नहीं कर पा रही हम खंदक में कूदें कि खाई में कूदें। दोनों तरफ उसके लिए नुकसान का है। अगर वो इसको वापस लेती है तो फिर विपक्ष और जो यहाँ का ओबीसी और दलित समाज है वो इनसे बिदकेगा, वो इनको नुकसान देगा। और अगर ये अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं तो जो माहौल देश में बन रहा है, दिल्ली में जिस ढंग से ये हुआ है, और जो हिंदुत्व का ताना बाना लेके और गेरुआ वस्त्र धारण करके ये जो चुनाव मैदान में कूदे हैं और ये जताने की कोशिश की है, उस पर सवाल या निशान खड़ा हो जाएगा। इधर शंकराचार्य जी का मामला ले लीजिए। शंकराचार्य भी हम बाद में आएंगे, एक रिएक्शन नहीं, मैं खाली मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी का ले लीजिए। तो जो इनका यूजीसी वापस लेने का जो हिंदुत्व के ही तो वजह तो हिंदुत्व है, और उसमें शंकराचार्य जी को उन्होंने जो लतियाना शुरू कर दिया और उनको गरियाना शुरू कर दिया, तो इनका जो हिंदुत्व का कार्ड है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मतलब ताश के पत्तों की तरीके से ढहने की स्थिति में है। उसको ये बचा पाते कि नहीं बचाते, ये देख पाने की स्थिति होगी। और सरकार अभी कोई अनिर्णय की स्थिति में है। आपको बता दें कि करीब देश में जितने भी हायर एजुकेशन सेंटर हैं, मतलब कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डॉक्टरी का कॉलेज हो, ग्रेजुएशन के कॉलेज हो, जितने भी तरह के कॉलेज हैं, करीब 4 करोड़ जो है छात्र छात्राएं उसमें अध्ययन आज की तारीख में करते हैं। और इन 4 करोड़ में से जो शिकायतें थी, जो जातीय संबंधित की, मतलब किसी को जाति सूचक करके संबोधित किया गया, उसको अपमानित किया गया, वो महज 500 के लगभग है। 4 करोड़ में 500। और इतना बड़ा कानून सरकार लेकर के आ गई जिसमें पूरी तरीके से फॉरवर्ड क्लास को घेर लिया गया। मतलब चाहे वो बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति हो, कोई भी हो, सवाल उससे कर सकता है। सुरेंद्र जी, इसमें सरकार रोल बैक करेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी इसको रोल बैक तो नहीं कहेंगे, मतलब स्टे कर चुका है। तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के बहाने चुप हो जाएगी, मामले के शांत होने का इंतजार करेगी कि ताकि ब्राह्मण समाज में जो नाराजगी है, फॉरवर्ड क्लास के बीच नाराजगी है, वो 27 के चुनाव, क्योंकि देखिए अभी 27 तो बाद में है, इस अभी 4 राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में होना है, आसाम में होना है, और 2 राज्य और हैं। 4 राज्यों में एक साथ इलेक्शन होने हैं। अभी
आज इलेक्शन कमीशन तीन राज्यों में इलेक्शन कमीशन हो चुका है। 15 को अनाउंस। हाँ, इलेक्शन कमीशन आज बंगाल में है, वहां पर मीटिंग कर रहा है, तो मतलब 15 तक घोषणा कर देगा। तो इन 5 राज्य, क्योंकि हर जगह फॉरवर्ड क्लास है, तो क्या इन चुनावों से पहले बीजेपी कुछ करेगी या इंतजार करेगी इन चुनावों में रिजल्ट का? नहीं, बीजेपी अब कुछ नहीं करेगी। अच्छा, बीजेपी ये समझ गई है कि उसे गलत पत्ता चल दिया है, इससे उसको फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। क्योंकि उसको ये उम्मीद नहीं थी कि जो सवर्ण क्लास है वो इस ढंग से सामने आ जाएगा, और ये भी उम्मीद नहीं थी कि ब्राह्मण इस ढंग से कूद पड़ेंगे और बाकी बनिया और कायस्थ तो ठाकुर सब उसके पीछे चल देंगे कि हाँ पंडित जी आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि ऐसे दृश्य वर्षों से हो नहीं रहे थे, ये इनकी कल्पना के बाहर था। हाँ, अब ये फंस गए कि यार ये तो पंडित लोग बिल्कुल ऊपर। अच्छा, पंडित को क्या करना है? देखिए, उसको आप आरक्षण देते नहीं, उसके लड़के को मालूम है कि हमको सरकार से किसी प्रकार का वो मिलना नहीं। वहां तो देखिए मेरिट पर जो बच्चे तभी तो टॉप किया लड़का। अभी देखिए अनुज अग्निहोत्री ने एक लड़के ने टॉप किया, ठीक है। तो ब्राह्मण को मालूम है कि हम अब सिर्फ मेरिट से आगे बढ़ सकते, उसकी सिर्फ एक प्रतिष्ठा का सवाल था। उसने कहा कि हम इसी समय सिद्ध कर दें कि देखो समाज में हमारी हैसियत का है। अब जिनको ये कहते हैं तो मुट्ठी भर ब्राह्मण है, अब हर आदमी ब्राह्मण के पीछे घूम रहा है। हाँ, मुट्ठी भर ऐसा लेकिन जैसे जिस तरीके से लोगों की एक्टिविटी है, उससे मुट्ठी भर तो लगता नहीं है। नहीं, वही तो मैं कहा, मुट्ठी भर थे तो 2 डिप्टी सीएम उसी काम में लगे हुए हैं, तमाम नेता इसी में लगे हुए हैं। हर ब्राह्मण बिल्कुल टेढ़ा इस समय कॉलर आलर ठीक के चल रहा कि हमारे बगैर कोई काम नहीं चलेगा। अभी ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, उसमें जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए थे ब्राह्मण थे, ऐसा कहा जा रहा कि सब ब्राह्मण थे। उन लोगों ने बड़े सवाल उठाए और कहा कि यूजीसी पर बात करना हो करिए और तारीफ मत करिए सरकार की। डिप्टी सीएम को वहां से भागना पड़ा। दिनेश शर्मा को वहां से भागना पड़ा। कलराज मिश्रा को पैचवर्क करना पड़ा। हाँ, बल्कि दिनेश शर्मा और कलराज मिश्रा को एक तरह से बेइज्जत किया उन्होंने। भागना नहीं, बेइज्जत किया। क्योंकि तो ये जब पैच वर्क नहीं हुआ तो ये तो बीजेपी समझ में आ गया है ना। तो वो एक क्या करेंगे, जो इसका स्टाइल है कि जो मुद्दा नहीं चलता है उसको ये छोड़ देते हैं ठंडे बस्ते में अपने आप, क्योंकि मीडिया उनके कब्जे में है। हाँ, तो वो मीडिया उसको चर्चा करना बंद कर देगा। मीडिया ने चर्चा कम कर रहा है, लेकिन टीआरपी भी। हाँ। तो वो अब ब्राह्मण जो हो रहे हैं सम्मेलन, तो मीडिया कहाँ तक इग्नोर करे? सब इग्नोर ही करे तो उसका धंधे क्या होगा? टीवी चैनल और फलाने दिमागे का, इसलिए छप भी रहा, दिखाया भी जा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि इसको एज इट इज छोड़ देंगे और बाद में एक दिन आपको क्या कहते हैं, अपने अमित शाह जी कहते हैं कि नहीं हमारा यूजीसी कोई मुद्दा ही नहीं है। यूजीसी पे तो चर्चा ही नहीं करते। हाँ, नहीं। अब एक सवाल ये भी यहाँ बनता है कि प्रमोद जी, कि जो आपने शुरुआत में कहा कि उनकी कोशिश थी कि बैकवर्ड को अखिलेश यादव की तरफ से तोड़ करके अपनी तरफ ले आया जाए, क्या यूजीसी लागू हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो क्या बैकवर्ड आएगा? नहीं, इस स्थिति में तो अभी चाहे बैकवर्ड हो और चाहे वो सवर्ण हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, कोई भी हो, अभी तो जब तक वो लागू नहीं होता है तब तक उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। वो इस प्रतीक्षा में है। अच्छा, वो भी क्योंकि वो लोग समर्थन में इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत चतुर है। वो पूरी कोशिश करेगी, ये जानते हुए भी कि इधर ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण नाराज हो गया है, उधर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी आपत्ति जताई है। हाँ, या स्टे मतलब स्टे नहीं दिया, बड़ी कड़ी आपत्ति की है, टिप्पणी की है। वही मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अपने पूरे रिसोर्सेज लगा के, पूरी सामर्थ्य ताकत लगा के ये चाहेगी कि कोर्ट ये फैसला दे दे कि नहीं इसको विड्रॉ कीजिए। तो नहीं, अगर कोर्ट मैं एक बात जी,
मेरा मानना है कि कोर्ट के ऊपर कोई सामर्थ्य लगाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट तो वैसे ही इसकी एंटी है। जो स्थित है उसमें तो ये आप जो चाहेंगे कोर्ट कर ही देंगे। तब अगर मैं आपकी इस बात को मान लूं तो फिर कोर्ट को टिप्पणी नहीं करना चाहिए थी, स्टे नहीं देना चाहिए था। नहीं, टिप्पणी वो हर बार मामले में कोर्ट करती है। जब फाइनल निर्णय देना होता है तो वो टिप्पणियां किनारे हो जाती है, फिर वो उनकी चर्चा नहीं करती। ये इशू अलग है, बाकी इश्यूज पर तो आप ये बात कह सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये इतना इशू बड़ा इशू है जो देश का सारे लोगों को प्रभावित करता है, सोसाइटी को प्रभावित करता है। SIR का जब मुद्दा चल रहा था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा। हाँ, लेकिन बिहार में ऑर्डर नहीं किया। बिहार में ये कहा कि हम इसको रोक भी सकते हैं अगर ये हमारी मर्जी के बगैर हुआ, और हम बताएंगे कि कैसे लागू क्या किया। ये सब ऋणहीन न्यायपालिका हमारे, वो जो सरकार कहेगी वो उस ढंग से बिल्कुल कर देगी, आप उससे बिल्कुल निश्चित। हाँ, तो फिर बात वही हो गई। अगर वो मैं कहना ये उसके नेपथ्य में मेरी बात यही है कि वो खुद नहीं करेगी। अब वो कहेगी कि नहीं हमने तो लागू कर दिया था भाई, कोर्ट ने कर दिया, हम विवश हो गए। वो कोर्ट का सहारा लेके इससे बैतरनी पार करना चाहेगी। तो अब क्या है कि जब प्रश्न पत्र बना दिया गया, लेकिन दिया नहीं गया, क्वेश्चन कह दिया गया कि हल करो। क्वेश्चन बन गए, जो स्टूडेंट अभी उनको दिया भी नहीं गया कि इसको हल करना है, और अब बवाल काटे हुए हैं कि साहब ये प्रश्न पत्र सवाल गलत आ गए। अरे भाई, गलत सही तब होगा जब उन सवालों के आधार पर परीक्षा होगी। वो तो परीक्षा हो ही नहीं रही है। उसको लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी, यहाँ की सरकारें बैठी हैं। जब हमने कितने कानून बनाए इस देश में जो लागू नहीं किए जाते हैं, ठीक। जब कोई चीज लागू होगी तब उसका यस या नो कोई इम्पैक्ट पता चलेगा हमको। इसमें तो अभी कुछ किया ही नहीं, सूर से न कपास, कोरी में लट्ठे में लट्ठा। ओ, मैं एक सवाल, अंतिम सवाल लूंगा प्रमोद जी, और फिर आपसे भी लूंगा। ये जो शंकराचार्य गुस्से में हैं, बनारस से चल करके, काशी से चल करके वो लखनऊ प्रस्थान कर रहे हैं और गो रक्षा की बात वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाए। सरकार लगाएगी क्या? देखिए, मैंने आपका ये जिस ढंग से जो हिंदुत्व और गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो योगी जी हर होली दिवाली रक्षाबंधन पर जाके वहां गायों को खिलाते हुए दिखाई देते हैं। ये उन्होंने सीधा सीधा योगी जी पे हमला किया है कि आप गौ के बड़े हितचिंतक हैं, और भारतीय जनता पार्टी का इशू भी है कि गाय हमारी माता है, इसके गौकशी रोकनी चाहिए। और यही देखिए आप, गौकशी रोकनी चाहिए, एक दोहरे मापदंड की स्थिति में बताना चाहता हूं कि गौकशी रोकना चाहते हैं, और ये विपक्ष आरोप लगाता है कि जितने भी गौकशी वाले हैं वो सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उनसे चंदा ले स्थिति है। ये बड़ी स्थिति है। इस समय वो सीधे से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कम, उत्तर प्रदेश की 27 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी जी के ऊपर हमला किया है कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लगाएं, आप गायों के बड़े आप पीठाधीश्वर बनना चाहते हैं, गायों के बड़े रक्षक बनना चाहते हैं, तो इस पर क्यों नहीं लगाते हैं? ये सीधा सीधा उनके ऊपर उन्होंने सवाल दागा। दूसरी बात देखिए, ये उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, ये एक नाहक जो है ये बिल में हाथ डालने का काम किया है। मुझे तो लगता है इस पर टिप्पणी अगर कोई भी चतुर राजनीतिज्ञ होता तो शंकराचार्य, और सवाल ये है कि आप जब सवर्णों की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, और उसके बाद शंकराचार्य को आप धत्या रहे हैं, तो ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें अफसरों ने गड़बड़ी की जो वहां पर मौजूद थे। क्यों? देखिए, लेकिन अब वो चूंकि अफसर गड़बड़ी कर चुके थे तो ओन करना था सरकार को। अफसर गड़बड़ी इसलिए कर रहे हैं कि अफसर के कहने पर आप चल रहे हैं। हर शासन में जो तेज नेता है, काम तो उसको अफसरों से लेना, लेकिन वो नीति निर्धारण करता है कि क्या करना क्या नहीं करना। ये नहीं समझ पा रहे उसको। अभी गाय की आप चर्चा कर रहे थे, मैक्सिमम बीफ एक्सपोर्ट यूपी से होता है, ठीक। उसमें 99% हिंदू सब वो स्लाटर हाउस के मालिक है। हाँ, और नाम जो है इस टाइप अल कबीर फलाने रख देते, मुसलमान रख दिए। लेकिन वो पता चला उसमें पंडित जी भी हैं, ठाकुर साहब भी सबसे हैं, ज्यादा जैन है। जैन, हाँ, जो जिनके यहाँ मतलब मच्छर जो चीटी और शाम से पहले भोजन करने की जिनके यहाँ विधान है। ये हमें बताता है कि हिंदुत्व के नाम पर इस देश में कौन सा खेल चल रहा है। आप ये देखिए, शंकराचार्य बहुत ही चतुर रिलीजियस पॉलिटिकल नेता है।
ठीक। उसने वो अगर खाली ये कहते कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारे साथ वो गलत मुकदमा किया गया, ये वो, तो सरकार मान जाती और ये पीछे हो जाती। उन्हें फंसा दिया गौ हत्या बंद करिए। अच्छा, वो कोई नहीं बंद कर सकता, ना बीजेपी बंद कर सकती, ना कांग्रेस बंद, क्योंकि क्यों नहीं? अगर हम गाय की पूजा कर रहे हैं, नहीं, गाय की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप पूजा कर रहे हैं ना, इस देश में और तमाम लोग जो रह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह गाय खाई जाती है, गाय का मांस खाया जाता है। और जिन पूजा की कई मंत्री सुना सेंट्रल में खाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं खाता हूँ। अरे किरण रिजिजू कहते हैं कि हम खाते हैं। और आपको बता दें, तमाम मंदिरों में जो ईस्ट के हैं वहां गाय का मांस चढ़ता है, बलि चढ़ती है। अब वो बलि कह के चाहे हत्या करके कोई बात में तो वही बात हो गई अल्टीमेटली। तो इस विविधता वाले देश में ये तो दंगे हो जाएंगे अगर आप कह रहे हैं कि हम गाय की हत्या नहीं करने देंगे। आप करके दिखाइए। और आप क्या समझते हैं, कांग्रेस जब आजादी मिली हम लोगों को, ये क्या कहते हैं, गोरक्षा के तमाम गौशालाएं खोली गई जिनको सरकार पैसा देती। उन गौशालों में हालत देखी जा करके, गाय बिल्कुल ऐसे दुबली सूखा भूसा उनको मिल रहा है, जो पैसा आ जाता नेता खाए जा रहे हैं। तो शंकराचार्य ने बड़ी चतुराई से गाय हत्या का मामला जोड़ दिया कि आप सनातनी हैं तो इसको बंद करिए। आप सनातनी हैं तो इसे बंद करिए। मतलब गो हत्या पर प्रतिबंध लगाना इस सरकार के लिए आसान नहीं है, और यूजीसी भी सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है। न उसे निगल पा रही है और न ही सरकार इसे उगल पा रही है। नहीं, जो यूजीसी, ये तो अभी उसने निगला है ही नहीं, अभी तो प्लेट में अभी तो प्लेट में रखा है। कभी उसकी समस्या हो कि अब हम खाएं कि ना खाएं। हाँ, इधर लें कि ना लें। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू।